हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है और आज का ये लेक्चर हमारे यूपी पीसीएस मेंस 2022 के एथिक्स डिवीज़न का नेक्स्ट लेक्चर है। अब तक हमारे 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं और आज इस सीरीज़ में जो ये चौथा टॉपिक हम कवर करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। इस टॉपिक को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं आज ही 4 से 5 वीडियोस में इसको कवर कर दूंगी, जो कि 10-10, 12-12 मिनट की वीडियोस होंगी। उससे आपको उसको देखने में और रिवाइज करने में आसानी रहेगी। टू द पॉइंट है, प्रिसाइज है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कंसोलिडेट द होल टॉपिक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस। प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं कि जो गवर्नेंस का एस्पेक्ट है या फिर पब्लिक सर्विस है वो होता क्या है, व्हाट इट इज़। ये हम पहले भी अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। सर्विस रेंडर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, वेरी सिंपल, मल्टीपल टाइम हम इसे पढ़ चुके हैं। देन कम्स इसके प्रिंसिपल क्या होने चाहिए। सो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है पब्लिक ट्रस्ट। ठीक, उसके लिए हमने पहले ही पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में। फ्यूडिशरी पोजीशन होती है इनकी, पब्लिक सर्वेंट्स की जो है फ्यूडिशरी पोजीशन है। Then displaying impartiality in performing duties, that means objectivity. Avoiding use of public office for private gain, that is integrity. ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, Why do we need to? हमें तो सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी पे जंप कर जाना चाहिए। नहीं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि प्रोबेबिलिटी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि इसको एक अलग से एक टॉपिक की तरह कवर किया गया है। ये एक सेपरेट टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। वाई प्रोबेबिलिटी इज़ सो दैट रेलेवेंट। उसके लिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक सर्विस क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसका एसेंस क्या है। यही कारण है दिस फ्यूडिशरी पोजीशन, पब्लिक ट्रस्ट, ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए, यही कारण है कि हमें प्रोबेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं कि एसेंस क्या है पब्लिक सर्विस का। इम्पोज्ड स्पेशल ऑब्लिगेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस, स्पेशल ऑब्लिगेशन दी जाती है। हमने प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल जॉब, अ प्राइवेट जॉब और अ पब्लिक सर्विस। तब हमने इसकी बात की थी कि ये इतनी रेलेवेंट क्यों है। सो स्पेशल ऑब्लिगेशन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सिविल सर्वेंट्स पे रिगार्डिंग द एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक पावर एंड अथॉरिटी। इसके अगर आपको याद हो तो हमने 3 मेन पॉइंट पढ़े थे। दैट वाइज दैट एसेंस आप जाके एक बार प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था पब्लिक सर्विस एंड इट्स ऑल अदर डायमेंशंस। ठीक है, इसलिए हमें ये एक छोटा सा बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी था प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस, ये आपके सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया है कि इसका फिलोसफिकल बेसिस क्या है पब्लिक सर्विस का। जैसे कि हमने वाइल एड्रेसिंग द एथिकल कंसर्न्स और एथिकल डिलेमा, तब भी हमने डिस्कशन किया था कि डिफरेंट टाइप की जो अप्रोचेस होती हैं जब हम एडमिशन में उसको लेकर आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो बेसिस है वो फिलोसफिकल एस्पेक्ट होता है, जो हम अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल पहला होता है इंट्यूशनिस्ट। इसका मतलब मोरल डिस्टिंक्शंस आर ड्राइव्ड फ्रॉम फीलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड पेन। होता है इंट्यूशनिस्ट, उनकी जो फीलिंग्स हैं उसके बेस पे वो ड्राइव होता है। जो हमारे वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, द कॉनोटेशन ऑफ राइट और रॉन्ग, वो फीलिंग्स के बेस पे डिसाइड होती है, विच इज़ वेरी स्पेसिफिक टू पर्सन। उसके बाद सेकंड अप्रोच आती है, जो हमारा सेकंड फिलोसफिकल बेसिस है, वो है परफेक्शनिज्म। ये थोड़ा एलिटिस्ट व्यू है। इट फेवर्स एक्सीलेंस ओवर क्वालिटी। जो हम इकोनॉमिक्स में लेजर फेयर की बात करते हैं, कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, इनका मेन जो एम है वो ये है कि एक पाई को 8 भाग में डिवाइड करने की जगह आप इस पाई का साइज लार्ज कर दीजिए। अदरवाइज पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज उतने ही रहेंगे बल्कि और एग्जॉस्ट होते चले जाएंगे और ये पाई जो है श्रिंक होती चली जाएगी अनटिल अनलेस वी मूव टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ अ लार्जर शेयर ऑफ पाई। तो इनका मानना है, परफेक्शनिज्म क्या कहते हैं, ये कहते हैं एक्सीलेंस पे बात कीजिए, एक्सीलेंस होगी, इनोवेशन होगी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों के पास रोजगार रहेगा, रोजगार रहेगा तो उनके हाथ में पैसे रहेंगे। सो दे कैन ब्रिंग देमसेल्फ आउट ऑफ द पॉवर्टी। और इक्वलिटी की आप बात मत कीजिए, आप एक्सीलेंस पे फोकस कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। ये क्या कहते हैं, इनका सीधा सा है, इसको हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एक जेम्स मिल का कॉन्सेप्ट है।
इन्होंने कहा इट शुड बी पब्लिक इंटरेस्ट कब कैसे सर्व किया जाएगा, ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए। डू नॉट कन्फ्यूज इट विद मेजोरिटेरियनिज्म, ठीक है, वो दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। नेक्स्ट कम्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये हमने इसको भी पहले पढ़ चुके हैं, जॉन लॉक की फिलॉसफी है थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें क्या कहा जाता है, टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट रैशनल डिसीजन मेकिंग हैज़ टू हैव एन एथिकल फ्रेमवर्क। आपको ऑब्जेक्टिव तो होना ही है बट विद इन एथिकल फ्रेमवर्क। आपको अगर याद हो तो हमने एक टर्म डिस्कस की थी, एनलाइटन सब्जेक्टिविटी, जब फाउंडेशनल वैल्यूज़ का हमने डिस्कशन किया था। सो वी हैव डिस्कस दिस टर्म। ये क्या होती है, ये यही है थ्योरी ऑफ जस्टिस। मूविंग फॉरवर्ड, इगैलिटेरियनिज्म, ये इनका क्या मानना है। अभी हमने एक परफेक्शनिज्म पढ़ा था जिन्होंने कहा था एक्सीलेंस ओवर इक्वालिटी। इगैलिटेरियनिज्म बोलते हैं इक्वालिटी फॉर ऑल, सबके लिए बराबर। सो इनके हिसाब से पब्लिक सर्विस इंटरेस्ट जो है तभी सर्व हो पाएगा जब हम बराबरी की बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द इक्वालिटी। अब अगर सवाल इस तरह का आता है कि कौन सी अप्रोच बेहतर है, क्या है, आई डोंट थिंक सो ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा। बट केस स्टडीज़ को लिखते हुए या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करते हुए आप अगर एक डिफरेंट डायमेंशन से किसी एक मुद्दे को सोचेंगे तो आपके पास ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाएंगे एंड आपका आंसर एक बेहतर एज मिलेगी और आप बेहतर एक आंसर लिख पाएंगे। उसके अलावा ये कुछ 3 थ्योरी हैं, वर्च्यू एथिक्स, डियोंटोलॉजी, नॉर्मेटिव यूटिलिटेरियनिज्म। इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एथिकल डिलेमा और एथिकल कंसर्न वाला जो टॉपिक हमने कवर किया था। सो सिमिलर एस्पेक्ट पे भी आप अपना आंसर कर सकते हैं, बट फिलोसफिकल थ्योरेटिकली जब हम देखते हैं फिलोसफिकल बेसिस क्या है तो वो ये अप्रोचेज हैं, ठीक है। अब अगर हमने यहाँ पे इक्वालिटी की बात की थी तो एक बार ये छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। अब आप देखो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, सी यहाँ पे ये क्या चीज़ है, वी आर ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, सबको बराबर बराबर दे दिया। बट क्या ये जस्टिस हुआ? दिस फेलो स्टिल नॉट एबल टू सी दी मैच, तो क्या ये जस्टिस हुआ? नहीं हुआ। दूसरा हमने यहाँ पे क्या किया, एक को थोड़ा ज़्यादा दे दिया, दूसरे को इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और तीसरे को हमने कुछ भी नहीं दिया। बेस्ड ऑन नीड, जिसको ज़रूरत थी उसको उतना दिया हमने। ये डिस्कस करते हुए कार्ल मार्क्स को हमने डिस्कस किया था, तो उनकी थ्योरी में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, बेस्ड ऑन नीड उनको देना। सो दिस इज़ लाइक ट्रीटेड इक्वेटिवली। अब ये क्या है, इसमें हमने किसी को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिए हैं, बट हमने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर दिया है, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है कि जिससे इनमें से जो इनकी अपनी वीकनेस हैं वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी। इट्स लाइक इक्वल एक्सेसिबिलिटी। जब पब्लिक बिल्डिंग्स में हम रैम्प की बात करते हैं, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, सो वो इसी आइडिया के बेस पर है। तो कि जहाँ पे हमने सिस्टमिक बैरियर को ही रिमूव कर दिया है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिस्टमिक बैरियर रिमूव कर दिए हैं एंड नाउ एवरीवन इज़ इक्वली कैपेबल और दे हैव द एक्सेसिबिलिटी। जब भी हम अपने प्रीएम्बल में बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी होता है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। चलिए अब हम देखते हैं प्रोबिटी क्या है। प्रोबिटी क्या होती है? मोरल अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन और द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी एंड डिसेंसी। इट ऑल्सो लुक सिमिलर टू द इंटीग्रिटी, वो भी यही बात करता है। इंटीग्रल, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल, कैरेक्टर में भी होना चाहिए, एक्शन में भी होना चाहिए, नो इंटीग्रिटी बिटवीन द थॉट, एक्शन एंड बिहेवियर। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी और प्रोबिटी को अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो इंटीग्रिटी इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, ठीक है, एंड फॉलो दोज प्रिंसिपल्स रिलीजियसली, फाइन। तो प्रोबिटी कैसे डिफरेंट है? ये भी तो सेम ही है। Probity is more from the professional point of view, being non-corrupt, fair and upright. So this is the difference between integrity and probity. Probity चाहिए क्यों? Why probity? Maintaining public service integrity, to ensure that processes are followed. जो भी प्रोसेस डिज़ाइन किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेंडर एलोकेशन, प्रोबिटी नहीं होगी तो नेपोटिज्म हो सकता है।
मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल कैपिटल की हम बात करते हैं, पब्लिक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टू एंश्योर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी अगेन अ फाउंडेशनल वैल्यू, हम डिस्कस कर चुके हैं। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मिसबिहेवियर, फ्रॉड एंड करप्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाई सो? रिड्यूस द रिस्क, रिस्क है इस बात की नॉलेज है। अगर आपने पढ़ा होगा तो कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, उनका एक स्टेटमेंट है दैट जस्ट एज इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो व्हेन अ स्विमिंग फिश इज ड्रिंकिंग वाटर, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज स्टीलिंग मनी। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, यूपीएससी में इसका सवाल भी पूछा जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों हमें प्रॉबिलिटी को इतना एक्सप्लिसिटली डिस्कस कर रहे हैं और क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। रिस्क है, हमें पता है, उसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस होगा? बाय इंश्योरिंग द प्रॉबिलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी सारे जो ये पॉइंट हैं ये बहुत ही नॉर्मल है। जब हम बात कर रहे थे वाई टू हैव फाउंडेशनल वैल्यूज़ और वाई टू हैव एथिक्स, वाई टू हैव मोरालिटी, वो सारे आस्पेक्ट ये सिमिलर ही हैं। ये एक डिफरेंशिएटिंग आस्पेक्ट है प्रॉबिलिटी का। उसके बाद प्रॉबिलिटी की इतनी सिग्निफिकेंस क्यों है, इसकी रेलेवेंस क्या है? टू मेक द ऑब्वियस एक्सप्लिसिट, सो एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग द रिक्वायरमेंट फॉर अपहोल्डिंग द फाउंडेशनल वैल्यूज इन सिविल सर्विस, रिक्वायरमेंट फॉर एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम, ऑफकोर्स प्रॉबिलिटी होगी तो ये इसका नेचुरल एक्सटेंशन है। डिस्करेज करप्शन, अभी हमने ऊपर बात की, to reduce the risk of misbehavior and corruption. Absence of corruption is a necessary condition for ensuring governance integrity. ठीक है, effective and fair enforcement of the laws, rules governing all aspect of public life. Next is probity principles. ऐसे कौन कौन से principles हैं जिनको अगर हम uphold करते हैं तो that will help us to keep the process integrity intact. देखो, ये आपको शायद लगेगा कि ये तो ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सही बात है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। कई बार सवाल जो है रिपीटेड नेचर के आ जाते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। प्रॉबिलिटी भी वही है, इंटीग्रिटी वही है, फाउंडेशन वैल्यूज़ की सिग्निफिकेंस भी वही है। हाउ टू ब्रिंग दैट डिफ्रेंशिएशन, तो उसके लिए आप क्या है, निमोनिक बना लीजिए। और ये निमोनिक याद आते ही प्रॉबिलिटी के साथ कुछ भी हो आपको ये पॉइंट्स याद आ जाएंगे। प्रॉबिलिटी प्रिंसिपल क्या होंगे? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी रखिए, अकाउंटेबिलिटी, कीप योरसेल्फ ओपन फॉर द स्क्रूटनी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप टाका प्रोबिलिटी याद रखिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। प्रॉबिलिटी में आप जो 2G स्कैम हुआ था या फिर कोल एलोकेशन का जो एग्जाम्पल है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, चैलेंजेस रिलेटेड टू इंश्योरिंग प्रॉबिलिटी। सबसे पहले बात, सिस्टमिक नेचर ऑफ करप्शन बहुत ही क्लीशे है, कई बार हम इसे पढ़ चुके हैं, घूम फिर के बात यहीं आ जाती है कि जो करप्शन है उसका नेचर सिस्टमिक है। देन कॉलोनियल लीगेसी, इनग्रेन्ड कल्चर ऑफ इनडिसिप्लिन resulting out of colonial legacy of bureaucracy, executive functioning, that those in authority can exercise power in an unchallenged way. Colonial mindset. Then multiplicity and complexity of law often result into lack of fair and effective implementation of laws. उससे भी कई बार प्रॉबिलिटी को इंश्योर करने में हर्डल आती है। Then erosion of values, इंडिविजुअल की भी और एज वेल एज इंस्टीट्यूशनल की भी। वैल्यूज की बात हम पहले कर ही चुके हैं। CCMV, इसको आप चाहें तो कुछ और भी अपना बना सकते हैं। CCMV इज़ व्हाट आई रिमेंबर। तो आप चैलेंजेस टू इंश्योर प्रॉबिलिटी, CCMV। ठीक है, देखो प्रॉबिलिटी पे जनरली जो सवाल बनते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रेट बनते हैं, इसलिए निमोनिक आपको हेल्प करेंगे जल्दी से चीज़ों को याद करके जल्दी से अपना आंसर लिखने में। तो या तो आपके पास अपने निमोनिक्स हैं, वेल एंड गुड, नहीं है तो ये है, ये नहीं है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ और बना लीजिए जो आपको याद रखने में आसानी हो, बट डू समथिंग लाइक दिस। उसके बाद मेजर्स क्या करने हैं टू प्रमोट द प्रॉबिलिटी इन गवर्नेंस। सबसे पहले हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करेंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव एजेंसी शुड इंट्रोड्यूस पब्लिक डिलीवरी ऑफ सर्विस एग्रीमेंट्स। हमने पहले इंटीग्रिटी के चैप्टर में, इंटीग्रिटी के डिस्कशन में इंटीग्रिटी पैक्ट की बात की थी।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक डिलीवरी ऑफ सर्विस एग्रीमेंट कर देंगे टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद आता है, ये सिमिलर एस्पेक्ट है इंटीग्रिटी पैक्ट के जैसा ही। इट इज़ क्रिटिकल फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन एज वेल एज अडॉप्ट इम्पार्शियल पॉलिसीज टू गेन पब्लिक ट्रस्ट। आप पॉलिसीज ही इम्पार्शियल बनाइए, रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो फिजिबिलिटी होनी चाहिए टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। देन एथिकल ट्रेनिंग, जो वैल्यू गैप है, जो एथिकल गैप है, उसको फिल करने के लिए नेसेसरी टू इम्प्रूव गवर्नेंस। वर्क विद इंटीग्रिटी, सक्सीड विद इंटीग्रिटी। ये APJ अब्दुल कलाम जी से एक बार किसी ने, वो कहीं कॉन्फ्रेंस में थे और उनसे किसी ने सवाल किया कि सिस्टमिक करप्शन है, इतने सारे चैलेंजेस हैं, तो इस केस में हम कैसे काम कर सकें। तो उन्होंने कहा था, हैव दिस अफर्मेशन दैट आई विल वर्क विद इंटीग्रिटी एंड विल सक्सीड विद इंटीग्रिटी। वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। तो इससे भी हमारी प्रॉबिटी इंश्योर हो जाएगी अगर हम एथिकल ट्रेनिंग देके इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं तो। उसके बाद पीपल पार्टिसिपेशन। पीपल पार्टिसिपेशन से ऑब्वियस सी बात है, एक चेक लग जाएगा, ऑफिशियल्स दोज आर वर्किंग, जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनेस्ट हैं, इंटीग्रिटी है उनके अंदर, अच्छी बात है। जिनके अंदर नहीं भी है, उनके अंदर एटलीस्ट फियर साइकोसिस क्रिएट होगा कि यू कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल, पीपल आर वॉचिंग यू। So allowing stakeholders such as citizens committees etc. in various decision making processes. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है probity and good governance. See, it appears to be very obvious कि probity होगी तो good governance हो ही जाएगी। हमने good governance के component भी पढ़ लिए, हमने e-governance पढ़ लिया है, ethical governance पढ़ लिया है। बट अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो कई बार उसको लिखना बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ये एक छोटा सा अगेन एक ट्रिक आप इसको मान के चलिए कि जो प्रॉपर्टी के प्रिंसिपल अभी हमने पढ़े थे, टाका, एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड देन अच्छा ये अवॉइडिंग था वहाँ पे, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस टाका ये लिख के अब आप दिखाइए कि इससे गुड गवर्नेंस कैसे आती है। अकाउंटेबिलिटी से क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी तो इट विल रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा होगा, मैल प्रैक्टिसेस कम होंगी तो गुड गवर्नेंस बेहतर होगी। देन ट्रांसपेरेंसी होगी तो क्या होगा, ये एसेंशियल पिलर है गुड गवर्नेंस का, कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो। देन कॉन्फिडेंशियलिटी से कैसे गुड गवर्नेंस आती है, आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर करेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा और इट इज़ अगेन अ कंपोनेंट फॉर द गुड गवर्नेंस। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करके कैसे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस भी नहीं होगा तो गुड गवर्नेंस होगी। सो ये तरीका है एक आंसर को लिखने का। अगर आप बेहतर आंसर लिख पाते हैं और अच्छी बात है, बट अगर कुछ समझ में ना आए तो दिस कैन बी वन अप्रोच कि आप प्रिंसिपल्स को बारे में सोचिए, टाका जो आप ऑलरेडी याद कर ही चुके हैं, और गुड गवर्नेंस से उससे इम्पैक्ट जो है इनको हाईलाइट कर लीजिए एंड दिस कैन हेल्प यू टू राइट अ डिसेंट आंसर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ट्रांसपेरेंसी एंड RTI एक्ट, उसको हम अभी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।